हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने सेकंड यूनिट के समकालीन भारत और शिक्षा में 3 टॉपिक करा दिए हैं, जो कि हमारे हैं मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र और हंटर आयोग। ठीक है, इनके बाद आज हम चलने वाले हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, जो कि हमारा 1902 में आई थी। ठीक है, इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के नए गवर्नर और वायसराय नियुक्त हुए। ठीक है, वे उच्च कोटि के विद्वान एवं कुशल प्रशासक थे। उनमें कुछ करने की बलवती इच्छा थी। उन्होंने यहाँ कार्यभार संभालते ही हर क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न शुरू किए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें भारतीय शिक्षा पर विस्तार से विचार किया। ठीक है, भारतीय शिक्षा पर विचार किया। इसके बाद क्या है, उसके बाद 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। ठीक है, और उसे विश्वविद्यालय, दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के बजाय इस एग्जाम में आपसे ये भी लिख सकते हैं कि 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या था। ठीक है, तो अब जब भी ये आएगा तो आपको लॉर्ड कर्जन के विषय में, उसकी नीति के बारे में लिखना है। उसे विश्वविद्यालयों के संगठन को प्रभावी बनाने और उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में सुझाव देने का कार्य सौंपा। ठीक है, 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की और 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1904 की घोषणा की। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या था हमारा। जब लॉर्ड कर्जन की ये नीति चल रही थी उसी टाइम की बात है, शिमला शिक्षा सम्मेलन। ठीक है, तो शिमला में ये जो सम्मेलन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी प्रांतों के जन शिक्षा निदेशकों और मुख्य ईसाई मिशनरियों के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो है शिक्षा से जुड़े थे जो उनको, और मुख्य ईसाई धर्म को चला रहे थे उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने, उनको नियुक्त किया। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की थी। इस सम्मेलन में न तो किसी भारतीय को आमंत्रित किया गया था और न ही इसकी कार्यवाही को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, परिणाम तय, तो इसका परिणाम क्या हुआ, भारतीयों में इसके प्रति भय और रोष। ठीक है, कि वो डरे हुए भी थे भारतीय कि आखिर क्या मीटिंग चल रही है, क्या नीतियाँ चल रही है, और उनमें गुस्सा भी था कि उनको किसी चीज़ के बारे में बताया नहीं गया था। इसके बाद चलते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो उस टाइम पे ही आपका, जब ये सब हो गई उनकी मीटिंग, लॉर्ड कर्जन ने देखा कि लंदन विश्वविद्यालय था उस टाइम पे के स्वरूप में तो 1898 में मूलभूत परिवर्तन हो गया था, परंतु उसके आदर्श पर स्थापित भारतीय विश्वविद्यालयों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी देखा कि उनमें अध्ययनरत अथवा जो अध्ययन कर रहे थे छात्रों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने तक ही विश्वविद्यालय सीमित था। अर्थात वो जॉब वॉब से रिलेटिव या उनको रोजगार कैसे मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं था, उनको बस डिग्रियाँ थमा दी जाती थी। ठीक है, अतः उन्होंने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। प्रारंभ में तो इसमें किसी भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी, परंतु बाद में डॉक्टर गुरुदास बनर्जी, ठीक है, तो प्रारंभ में तो उन्होंने किसी भारतीय को इसमें नहीं लिया था, लेकिन जब उन पे काफ़ी दबाव बना, उन्हें देखने लगा कि भारतीयों में रोष है, तो उन्होंने डॉक्टर गुरुदास बनर्जी और एक मुस्लिम की तरफ से तो दूसरे थे दोस्तों श्री सैयद अहमद। ठीक है,
श्री सैयद हसन विलग्रामी को इसका सदस्य बनाया गया। इसके बाद इस आयोग के अध्यक्ष रेले महोदय थे। इसे उनके नाम पर रेले कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेले कमीशन पूछा जाएगा आपको, तब आपको ये लिखना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इस आयोग के कार्य क्या क्या थे, आयोग के कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य था भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्कालीन विधान एवं उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करना और उसे प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना। ठीक है, पहला कार्य ये था। सेकंड क्या था, भारतीय विश्वविद्यालय की तत्कालीन शैक्षिक व्यवस्था, जो उस टाइम की व्यवस्था थी शिक्षा की, उसका अध्ययन करना और उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु सुझाव देना। ठीक है, तीसरा कार्य था इस आयोग का विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना एवं उनके शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देना। अब देखते हैं आयोग के सुझाव की सिफारिशें। वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सुझाव दिए थे आयोग ने। दूसरा था प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जानी चाहिए। और तीसरा था इसमें सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए एवं उनका निर्वाचन सीनेट के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, सिंडिकेट उस टाइम पे एक कह सकते हैं आप, ये एक आयोग था या एक कमेटी थी। ठीक है, और सीनेट क्या था, सीनेट उसका जो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता था उसको कहते थे। इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातकों अर्थात ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर देना चाहिए। तो इन्होंने ये सुझाव दिए थे। पांचवा सुझाव देख लेते हैं। अब हम देखते हैं पांचवा सुझाव। पांचवा सुझाव था कॉलेज को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मान्यता दे दी। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, अर्थात उन्होंने कहा कि पुरानों को स्ट्रक्चर ऐसा करते जाए कि नवीन की जरूरत ही नहीं पड़े नए विद्यालयों की। सातवां था स्नातक पूर्व शिक्षण का कार्य संबद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन का विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए। इसके बाद था सीनेट के सदस्यों की संख्या कम तथा सदस्यता की अवधि 5 वर्ष कर दी जाए स्थायी रूप से। अब आगे देखते दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 क्या कहता है आपको। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी जिसे कहा जाता है के सुझाव एवं सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। ठीक है, इस विधेयक ने 21 मार्च 1904 को पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे उस टाइम पे, वो क्या क्या थे उन्हें देख लेते हैं हम। तो वो थे आपके, पहला, सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके यह निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 होगी। ठीक है, वे अपने पद पर केवल 5 वर्ष तक रहेंगे। इसके बाद सेकंड क्या था, सिंडिकेटों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। पॉइंट नंबर 3 है आपका, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका, उसे देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है हमारा, सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 एवं अन्य विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई। पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर कर दिए गए, जैसा कि उन्होंने सिफारिशों में कहा था। अब आगे देख लेते हैं हम। लास्ट पॉइंट रहा है इसका, तो वो क्या था, पॉइंट नंबर 6, विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्रों का विस्तार। विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया। उनको परीक्षा लेने
के अतिरिक्त शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य का भी अधिकार दिया गया। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा कर्जन से रिलेटिव कर्जन आयोग, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।